हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 22 अप्रैल 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखो, मैंने कुछ दिन पहले आपसे डिस्कस किया था ना कि आने वाले डेज के अंदर 24 अप्रैल को जैसे पंचायती राज डे होता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आप में से बट किसी और स्टूडेंट ने मुझे ये भी बताया कि साथ ही साथ सर 24 अप्रैल 2023 को एक्चुअल में 50 साल होने वाले हैं। किस चीज़ के 50 साल? केशवानंद भारती केस के। ठीक है ना। एक्चुअल में आप सभी जानते हो 24 अप्रैल 1973 को, ठीक है, इसका जजमेंट हमें देखने को मिला था। और इंडिया का शायद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस की तरह इसको माना जाता है, जिसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमने देखा। ठीक है, उसका एवोल्यूशन ओवर द इयर्स देखी। तो देखो, इस तरह के कई बार ना चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम के लिए। तो आने वाले प्रीलिम्स के लिए, चाहे आपके पंचायती राज सिस्टम हो गया या फिर केशवानंद भारती केस हो गया, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनको बहुत बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैं भी आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपके साथ इनको डिस्कस करता रहूंगा। साथ में कुछ लोगों ने ये भी बोला कि सर 25 अप्रैल को तो मेरा बर्थडे है या 27 अप्रैल को बर्थडे है। तो बिल्कुल उन सभी को भी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट डेज है आप सभी के लिए भी। ठीक है, तो उनको भी हैप्पी बर्थडे। राइट। तो देखो, आज की ये न्यूज़पेपर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीबीआई, कल मैंने आपको होमवर्क भी दिया था सीबीआई के बारे में। तो डेफिनेटली देखो, सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, ये बार बार न्यूज़ में आ रहे हैं। तो इनको एक बार क्विकली हम समझ लेते हैं कि आखिर ये हैं क्या। देखो, जैसे कल होमवर्क दिया था, काफी लोगों ने किया आप में से। तो एक बार पहले मैं आपको सीबीआई के बारे में बता देता हूँ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखो, इसको सेटअप किया गया था 1963 के अंतर्गत। और ध्यान रखना, एक रेजोल्यूशन के थ्रू किया गया था। रेजोल्यूशन किसके द्वारा? जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना, उनके द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया, रेजोल्यूशन था। उसके रेजोल्यूशन के थ्रू इसको फॉर्म किया गया। ध्यान रखना एक बात, कि ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई आपसे एग्जाम में पूछे कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो आपने बोल देना नहीं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ये अपनी जो पावर्स है ना, वो डीएसपीई एक्ट, दिल्ली स्पेशल पावर्स एक्ट के थ्रू, आई थिंक सॉरी, दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के थ्रू, उसके थ्रू कहीं ना कहीं ये आती है, 1946 का जो एक्ट है। पर ध्यान रखिएगा कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, बस पावर्स वहां से आती है। तो ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आई थिंक दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। ठीक है, आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ और बोला पहले, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, सारी बातें समझ आ गई। पर कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत अभी काम करती है? देखो, ये वर्क करती है, डीओपीटी है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, इसके अंतर्गत आता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लिख दिया, तो वो बात गलत है। सीबीआई आज के टाइम पर कौन से उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत है? तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रांट्स एंड पेंशन के अंतर्गत है। एक ना संथनम कमेटी आई थी अराउंड, आई थिंक 1962 1963 की बात है। ठीक है ना। उस टाइम पर उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। फिर हमारे यहाँ पे सीबीआई का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और जो भी देखो इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो सीबीआई उसकी सबसे प्राइम एजेंसी है। ठीक है, यूपीएससी ने भी मेंस के अंदर आई थिंक पिछले साल या उससे पिछले साल क्वेश्चन पूछा था इसके रिगार्डिंग ही। तो काफी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे सीबीआई की रिगार्डिंग होता रहता है। तो ये सीबीआई की रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हमें पता होने ही चाहिए। आगे समझ में बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, दूसरा हमारा टॉपिक था ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। देखो, ये भी आप ना पढ़ते ही रहते हो कि इसके ऊपर ईडी ने रेड कर दी, ये सारी चीजें है ना, पढ़ते रहते हो। तो पहली बात तो ये समझो कि कहाँ पर ये वर्क करती है। तो जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, ठीक है, आप सभी जानते हो 6 डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। उसमें से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, उसके अंतर्गत काम करती है। ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की तरह काम करती है। ठीक है ना। जैसे सीबीआई का देखा ना, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसी तरह से फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब इसका फॉर्मेशन देखो, पहले कुछ अलग तरह से हुआ था, बाद में इसमें चेंजेस आए हैं। ठीक है, वो हमें चेंजेस जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, हमें आज का ही कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा देखना था। तो 1956-57 में इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और जैसे एक्ट हो गया ना आपका, फीमा एक्ट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया, या फिर आपका पीएमएलए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट। तो इस तरह के एक्ट जो हैं वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के, इनको मतलब इन्फोर्स करने में इनकी वर्क करता है। राइट। तो ये हो गया ईडी और सीबीआई के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई एग्जाम में कल को क्वेश्चन आए तो अच्छे से कर लेना। ठीक है। अब आने वाले मंडे के लिए आपके लिए क्या होमवर्क है? वाईकॉम सत्याग्रह। देखो, मैं ना आज कोई आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई होमवर्क नहीं दे रहा। रीजन यही है कि मैं चाहता हूँ आप इस पर्टिकुलर सत्याग्रह को अच्छे से पढ़ो। देखो, आखिरी का नियरली 1 महीना है। ठीक है, 1 महीना और अराउंड 5 दिन है नियरली आपके प्रीलिम्स के लिए। तो
मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। स्पेशली देखो 1905 से लेकर 1947 का जो टाइम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो इस पर्टिकुलर टाइम को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना ओवर द वीकेंड। आपका संडे है तो कल कोई लेक्चर नहीं आएगा ऑब्वियसली प्रीलिम बूस्टर का। तो वाइकॉम सत्याग्रह भी अच्छे से पढ़ना, और इसको भी, और इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, फिर मंडे में आपको ये रिगार्डिंग ये वाइकॉम सत्याग्रह डिस्कस कर लूंगा। ठीक है जी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज माँ कामाख्या कॉरिडोर। देखो आप सभी जानते हो, यहाँ पे लोकेशन देखो ये कामाख्या कॉरिडोर की, तो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ ये असम में हमें देखने को मिलता है। कौन सा? कामाख्या टेम्पल। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, असम का जो कामाख्या कॉरिडोर इनिशिएटिव है ना, इसकी एक तरह से प्रशंसा करी है बहुत ज्यादा, इसकी सराहना करी है बहुत ज्यादा। तो हमें इसका टेम्पल की लोकेशन जो हम जानते हैं गुवाहाटी में जो नीलांचल हिल्स है, वहां पर हमें ये कामाख्या मंदिर देखने को मिल जाएगा। ब्रह्मपुत्रा का जो सदर्न बैंक है वहां पर हमें देखने को ये मिल जाता है। ये एक तरह का सबसे ओल्डेस्ट और मतलब सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल्स में से एक है तांत्रिक प्रैक्टिसेस का, और बहुत ही माना परमाना ये हम पे हमें देखने को मंदिर मिल जाता है। अभी देखो थोड़े से इसकी अगर हम माइथोलॉजी के अंदर जाए ना, तो जो एंशियंट डीमन किंग थे उस टाइम के, नरक असुर, ठीक है ना, एक तरह का जो राक्षस होते हैं वो थे। उन्होंने ये टेम्पल बिल्ड किया था माँ कामाख्या जी के ओनर के अंदर। ठीक है जी। फिर उसको बाद में रीबिल्ड किया गया अंडर द पैटर्न ऑफ नर नारायण, जो कि लास्ट रूलर थे कमाटा किंगडम के। तो जो आज के टाइम पर हमें असम, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल है, वहां पर इनका किंगडम हुआ करता था। तो ये कुछ माँ कामाख्या कॉरिडोर के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो इसी तरह के कुछ और सिमिलर कॉरिडोर्स भी हमारे देश में चल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। ठीक है ना, आप सभी जानते हो इसके बारे में। तो काशी विश्वनाथ की तो हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो जो हमारे काशी विश्वनाथ टेम्पल था उसका एक तरह से मेकओवर यहाँ पे किया जा रहा है। तो देखो पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले लाइक 250 सालों में कि जैसे पिछली बार क्या हुआ था 1780 में, जो मराठा क्वीन थी अहिल्याबाई होलकर, ठीक है, जो इंदौर की, आप सभी जानते होंगे, बहुत ही फेमस टीवी सीरीज भी, टीवी पे भी शोज आते हैं इनके ऊपर। तो इन्होंने रेनोवेट करवाया था काशी विश्वनाथ टेम्पल को। उसके बाद अब जाके ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हमें 250 साल बाद नियरली फॉर्म होता होगा, उसका मेकओवर देखने को मिलता है। उसी तरह से श्री महाकाल लोक कॉरिडोर, ये कहाँ पर है सर? ये देखो, ये हम बात करें उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो महाकालेश्वर है ना, वहां पर ये हमें देखने को मिल रहा है महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स हैं जो हमारे देश में यहाँ पे चल रहे हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कोलिशन ऑफ कोस्टल सिटीज टू कॉम्बैट मेराइन लिटर। देखो एक ना नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। इसने लॉन्च किया है क्या? कोलिशन ऑफ कोस्टल सिटीज टू कॉम्बैट मेराइन लिटर। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, आप खुद देखो। कई बार तो हम लोग ना, देखो आप लोगों ने ना ऐसा सुना होगा कि जितने हमारे ओशियंस हो गया, हमारे सीज हो गया, इनके अंदर जितनी फिश नहीं है ना, उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ पे प्लास्टिक इस पर्टिकुलर एरियाज में जा चुकी है। ठीक है, मतलब पानी में प्लास्टिक ज्यादा है और फिश कम है। आई बात समझ में? तो इस तरह की ना मेरीन लिटर बहुत ज्यादा एक इशू बन चुका है आज के टाइम के ऊपर। और इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारा जो मेरीन इकोसिस्टम होता है उसके ऊपर देखने को मिलता है, उनकी लाइफ के ऊपर देखो थ्रेट देखने को मिल जाता है। प्लस एट द सेम टाइम यूपीएससी एक बार आपसे माइक्रो प्लास्टिक के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ चुकी है कि माइक्रो प्लास्टिक इतना ज्यादा हार्मफुल कैसे है इक्वेटिक इकोसिस्टम के रिगार्डिंग। ठीक है ना, तो बहुत छोटे छोटे वहां पे पार्टिकल्स होते हैं जो उनके अंदर चले जाते हैं और उससे उनकी डेथ भी हो जाती है। तो मेराइन लीटर जो है ना एक बहुत ही मेजर इशू है। अगर कहीं ना कहीं हम देखो प्रॉपर इसकी मैनेजमेंट कर लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सॉलिड वेस्ट है एक तरह से, ठीक है ना, वो लैंड बेस्ड मिसमैनेजमेंट की वजह से कहीं ना कहीं 80% वो कहाँ जाता है, वो लैंड से सी पाथवेज में कहीं ना कहीं चला जाता है, जो ओशियंस में इन द एंड मिल जाता है। तो इन सभी चीजों को हमें ठीक करने की जरूरत है। तो जो ये कोलिशन है ना, कोलिशन ऑफ कोस्टल सिटीज टू कॉम्बैट मरीन लिटर, ये इसी प्लास्टिक पोल्यूशन को कहीं ना कहीं टैकल करने की कोशिश करता है, जो कि मेराइन इकोसिस्टम के वेस्ट का नियरली 90% है। अगर आप जरा देखोगे ना, तो इंडिया नियरली 460 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है, और इसमें से नियरली 2 सवा 2% के करीब करीब वो लीक कर जाता है मरीन इकोसिस्टम से, और इससे जो वहाँ की जो मरीन इकोसिस्टम है वो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। ठीक है ना, मरीन लाइफ वहाँ पे इम्पैक्ट हुई। तो ये कुछ देखने को मिलते हैं। जो साउथ एशिया सीज की अगर हम बात करें, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को हमें मिला है। ठीक है ना, जहां पर नियरली 5.6 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट पर ईयर हमें लीकेज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। देखो इंडिया की अच्छी खासी कोस्ट लाइन है, 7,517 किलोमीटर की। ठीक है, नियरली 9 स्टेट्स और 6 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर हैं। तो ये नियरली 25 करोड़ लोगों को और वहाँ की रिच बायोडाइवर्सिटी का होम है। तो अगर हम कहीं ना कहीं अच्छी पॉलिसीज यूज करें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की बात करी हुई है,
एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, मैं कहने का मतलब क्या कि जो इसने कोई प्लास्टिक प्रोड्यूस करी है कहीं ना कहीं वो वापस से उसको अपने पास भी कलेक्ट करे, फिर उनको रिसाइकल वगैरह करने की कोशिश करी जाए। तो इस तरह से हम अगर हम मैनेज करेंगे ना इन प्लास्टिक वेस्ट को, तो जो मरीन लिटर होता है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। इसी वजह से एक कोलिशन हमें देखने को मिली है, कोलिशन ऑफ कोस्टल सिटीज टू कॉम्बैट मरीन लिटर। ध्यान रखना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सिटी नेचर चैलेंज। अभी क्या है, हमारी इंडिया की 30 से भी ज्यादा सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं किसके अंदर, सिटी नेचर चैलेंज के अंदर। अब समझने की कोशिश करते हैं कि सर सिटी नेचर चैलेंज आखिर है क्या। देखो, दुनिया में बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिल जाते हैं। आपके हो सकता है घर के आसपास भी कोई प्लांट हो, कोई वाइल्ड लाइफ हो, और इसको ना हो सकता है ये प्लांट या वाइल्ड लाइफ को कहीं हमने डॉक्यूमेंट ना किया हो, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग तरह के हमें अभी भी तो हमने कौन सा पूरी दुनिया के प्लांट्स को डिस्कवर कर लिया है? नहीं किया ना। तो यहाँ पर क्या होता है ना, एक ये एक चैलेंज है। इसके अंतर्गत क्या होता है, आपके पास एक ऐप है, उस ऐप का नाम क्या है, आई नेचुरलिस्ट। ठीक है सर। अब इस पे अंदर क्या होगा, आप अपने आसपास ना कोई पेड़ देखते हो मान लो, या कहीं पर भी एक पेड़ देखते हो, आप क्या करोगे, इस पेड़ की फोटो क्लिक करोगे और वहां पर अपलोड कर दोगे। फिर वहां पर जो ऐप होगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेगी, ठीक है ना। एक तरह से स्पीशीज का, ये जो अगर एक नई स्पीशीज है तो स्पीशीज का एक नाम सजेस्ट कर दिया जाएगा। साथ में ही आपकी जो ऐप है ना, उसने आपसे पहले लोकेशन की इंफॉर्मेशन मांगेगा, तो वहां पे जीपीएस के थ्रू क्या होगा, आपकी जो इमेज की लोकेशन है वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगी। अब इसके बेसिस पे क्या होगा, फिर बाद में ऑब्जर्वेशन को कंफर्म कर लिया, फिर जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो रिसर्चर्स हैं वो इस डेटा को देखेंगे और कहीं ना कहीं देखेंगे यार कि इस एरिया में अलग ही बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो अगर आपकी सिटी में कहीं ना कहीं देखा गया कि सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन आपकी सिटी की है, तो आपकी सिटी विनर बन जाएगी। इसलिए इसका नाम है क्या, सिटी नेचर चैलेंज। आई बात समझ में? तो ये सारा प्रोसेस था, आपको प्रोसेस से बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रखना, मैंने समझाने के लिए आपको समझा दिया। तो है क्या, एक तरह से अब इसको पढ़ लेते हैं। एक तरह का इंटरनेशनल एफर्ट है जो कहीं ना कहीं हमें नए प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ ढूंढने में हेल्प करता है ग्लोब के क्रॉस, और उनको डॉक्यूमेंट करने में हमारी हेल्प करता है। इसको पहली बार ऑर्गेनाइज करवाया गया था यूएसए के द्वारा, ठीक है, बाय नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, जो कि लॉस एंजल्स कहाँ कहाँ का है, एंड सैन फ्रांसिस्को का कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंस। अभी क्या है देखो, जो इंडिया की तरफ से अगर आप नोटिस करो, तो जैसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, WWF फॉर नेचर इंडिया, नेचुरल स्कूल हो गया, इन्होंने पार्टनर किया है ये इवेंट को लीड करने के लिए इन वेरियस सिटीज लाइक बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली। इस तरह से 30 से भी ज्यादा सिटीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। प्रोसेस क्या है वो हमने अच्छे से समझ लिया, इसको देखो पढ़ लेना। मतलब मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे साइंटिस्ट आएंगे, रिसर्चर्स आएंगे, कैसे कोई विनर आएगा, कैसे एआई का यूज हो रहा है, कैसे जीपीएस का यूज हो रहा है, और आप आई नेचुरलिस्ट ऐप के थ्रू ये चीज कर सकते हो। तो इस तरह से ये चीज वर्क करती है। एक ना बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के रिगार्डिंग यूपीएससी ने कई साल पहले क्वेश्चन पूछा था, तो थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है वो एक पैन इंडिया वाइल्ड लाइफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फॉर्मेशन मतलब जो कि नेचर कंजर्वेशन को प्रमोट करी है सिंस 1883। तो काफी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिल जाती है। तो साइंस बेस्ड रिसर्च हो गया, एजुकेशन हो गया, पब्लिकेशंस के थ्रू कहीं ना कहीं नेचर के रिगार्डिंग ये अवेयरनेस क्रिएट करने में हमारी हेल्प करती है। तो ये हो गया हमारा सिटी नेचर चैलेंज। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ए हेल्प, एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। देखो कल याद करो, मैंने आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में काफी डिटेल में समझाया था कि क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सारी चीजें। अब एक बात नोटिस करो, होता क्या है ना, मान लो कि गांव में लाइफ स्टॉक हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल ठीक है ना, और गांव में हमें वेटरनरी डॉक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं। अगर एक गांव में नहीं है तो हो सकता है दो चार गांव में मिला के एक वेटरनरी डॉक्टर हो वहां पे। पर इनके बीच में ना कई बार कुछ गैप्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। हर बार थोड़ी पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं हम लाइफ स्टॉक को उतनी जल्दी कहीं ना कहीं हम वहां पे ले जाएं, ठीक है, वेटरनरी डॉक्टर्स के पास ले जाएं, वेटरनरी इंस्टीट्यूशन के पास ले जाएं, ठीक है। तो कुछ अभी बीच के प्रोसेस में ना कुछ गैप्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर खुद सोचो, अगर मान लो एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिला है, ठीक है ना, वो क्या करें, वो रूरल लाइवलीहुड में जो मिशन है उसके अंतर्गत अगर वो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है, उसके अंतर्गत ये क्या करें, ये जो गैप है इसको फिल करने की कोशिश करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये गैप को कैसे फिल करेंगे। देखो, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर्स है ना, इनको बोलेंगे क्या हम, ए हेल्प। ये क्या करेंगे, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल कल को कुछ बीमारी आ जाती है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, उसको प्रिवेंट करने के अंतर्गत ये काम कर सकते हैं, नहीं काम काम कर सकते, बिल्कुल। इनको टीका वगैरह लगाने के अंदर ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इस तरह से क्या है कि बहुत सारी चीजों के अंदर
इनको एनिमल मतलब एनिमल की इंश्योरेंस भी होती है जैसे उसके अंदर हो गया, या फिर एनिमल्स की टैगिंग करने के अंदर, ये अलग अलग कामों के अंदर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसीलिए इनका नाम क्या दे दिया गया है, ए हेल्प, एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। तो जो भी गैप्स हमें देखने को मिलते हैं ना विद रिगार्ड्स टू वेटरनरी प्रोडक्शन, वो हमें फिल करने के अंतर्गत, उस वॉइड को फिल करने के अंतर्गत ये ए हेल्प हमें हेल्प करेंगे। ठीक है ना, जो भी हेल्थ केयर नीड्स होंगी लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन की एक गांव के अंदर, वो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की वुमेन मेंबर्स उसके अंदर ही ये चीज कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत आप जानते हो जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, टैगिंग हो गया, इन्फेक्शियस डिजीज हो गया, इन सभी के रिगार्डिंग यहाँ पे काम किया जा सकता है। एक एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके बीच में, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हो गया, एंड साथ साथ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ताकि एक तरह से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का प्लेटफॉर्म है ना उसको हम इस पर्टिकुलर चीज के अंतर्गत यूज कर पाए। ठीक है, इसका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो ज्वाइंटली रन किया जा रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो ये आप समझ गए होंगे ए हेल्प। कई बार ना एग्जाम में इतना ही पूछ लेते हैं कि ए हेल्प न्यूज में था ये आखिर है क्या, तो एटलीस्ट आप वहां पे आइडेंटिफाई करने के लायक होने चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है डिजिटल हाईवेज। जो हमारी एनएचएआई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने अनाउंस किया है कि वो 10,000 किलोमीटर के अराउंड मतलब इतना ऑप्टिकल फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करेंगे बाय द फिस्कल ईयर 2025। अब यहाँ पर ना दो चीजें हमें समझनी है, एक तो ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है, दूसरा डिजिटल हाईवेज क्या होते हैं। देखो डिजिटल हाईवेज की बात कर लो, डिजिटल रोड्स की बात कर लो, ये एक तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विसेज देते हैं। देखो एक्चुअल में हमारा कोशिश पता क्या है, ये हाईवेज के क्रॉस ना, एक तो पहली बात हम जैसे ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शंस हैं ये सारा प्रोवाइड करें, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो पाए, साथ ही ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे वर्क करे कि ये जो पूरा रोड है बहुत ही डिजिटली वेल मेंटेन्ड हो। मैं आपको समझाता हूँ, जब मान लो इसकी कंस्ट्रक्शन होनी है, तो जब इसकी कंस्ट्रक्शन हुई तो वहां पर हमने डेटा टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी का यूज किया। ठीक है ना, उसके बेस पे क्या हुआ, कैसे कंस्ट्रक्शन होनी है, कहाँ पर होनी है, किस तरह की चीजें काम वहां पे डेटा के थ्रू हम हमारे पास इनपुट्स आते रहेंगे। प्लस एट द सेम टाइम कल को मान लो इस पर्टिकुलर रोड के ऊपर कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन होनी है, ठीक है ना, कोई छोटी सी कंस्ट्रक्शन भी है, तो जो हमारे कहीं ना कहीं जो वर्कर्स हैं उनको डिजिटली कहीं ना कहीं मैसेजेस चले जाएंगे। जो लोग हमारे ट्रैवल कर रहे हैं उनके पास भी इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि आप इस वाली लेन को थोड़ा अवॉइड कीजिए, यहाँ पर इस जगह पे थोड़ा सा रुकावट है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजों में आपको हेल्प करेगा। मेंटेनेंस हो गया, उसको भी डेटा के थ्रू आप कहीं ना कहीं ट्रैक कर पाओगे कि यार ये वाला एरिया खराब होने की पॉसिबिलिटी रखता है, यहाँ पर कल को हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको भी डिजिटली ट्रैक कर लिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। प्लस साथ ही साथ यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर जो केबल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, तो कहीं ना कहीं सेफ ट्रैवल हो गया, हमारी क्विकर डिलीवरीज हो गया, बेटर एक्सपीरियंस सभी को यहाँ पे मिल पाएगा। तो ये हो गया डिजिटल हाईवे के रिगार्डिंग। ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में थोड़ा समझें। देखो फाइबर ऑप्टिक केबल्स क्या होती हैं, ट्यूब्स की तरह होती हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर वर्क करती है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है टीआईआर के बारे में। देखो जब भी हम बात करते हैं ना, तो जब मैं बात करता हूँ इनकी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की, तो आप नोटिस कीजिएगा कि जो यहाँ के बीच में जो क्या करते हैं, ये लाइट को यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। अब जो नॉर्मल रेगुलर वायर्स का हम यूज करते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो बहुत स्लो जाती है, पर यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू क्या होता है, मेटल वायर्स को हम यूज करते हैं, एंड वो काफी तेजी से सिग्नल्स को ट्रेवल करवाते हैं और वहाँ डैमेज भी बिल्कुल कम होता है। ये टीआईआर का मतलब ये है कि देखो इस तरह से ये चीज वर्क करती है। अगर आपके पास एक ट्यूब है ना एक तरह की, तो वहां पर जितना भी वहां से लाइट गई उतना ही कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर एरिया पे पूरा रिफ्लेक्ट होता है, इसी लिए इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहने का मीनिंग क्या, कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट विद इन अ मीडियम। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर और ग्लास हो गया, तो यहाँ से जितनी लाइट गई उतनी ही टोटल रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस वजह से कहीं ना कहीं ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रेवल करवाने के लिए ये टीआईआर का जो टेक्निक है अंडर ऑप्टिकल फाइबर केबल जिसको यूज करता है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हो जाती है। तो इनका अगर मान लो कोई बेंड वगैरह होता है, तो बेंड को भी इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो सारी की सारी जो लाइट रेज है वो इनवर्ड ही बेंड हो जाए, जैसे हमने टीआईआर में देखा भी। अब इसके डेवलपमेंट आप देख सकते हो, तो जो ओएफसी नेटवर्क है वो डेवलप किया जाएगा बाय नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ही। अब यहाँ पर ना इन्होंने देखो जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस भी हो गया, उन्होंने भी ये एनएचआईए ने ये आइडेंटिफाई किया है। हैदराबाद बैंगलोर कॉरिडोर का कुछ एरिया आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पर डिजिटल हाईवे का डिप्लॉयमेंट होगा। हमारे जो 5G और 6G का टेक्नोलॉजीज हैं उनके रोल आउट के लिए बहुत हेल्प होने वाले हैं। तो इस तरह से हम ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू
कहीं ना कहीं डिजिटल हाईवे के नेटवर्क को इंप्लीमेंट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा एनएचएआई के बारे में अगर हम देखना चाहें तो आप देख सकते हो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था एक एक्ट के थ्रू 1988 में पास किया गया था एनएचएआई एक्ट। इसका काम यही है कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं उसको देखना, साथ में कोई मान लो प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट मेंटेनेंस मैनेजमेंट का, वो यहाँ पे देखेगा। मेजर हाईवेज को अपग्रेड करना हो, उनको चेंजेस करने, उनको रिहेबिलिटेट करना हो, ये सारे हमें एनएचडीपी के अंतर्गत जो एनएचएआई यहाँ पे रन करता है उसका रिगार्डिंग हमें यहाँ पे पॉइंट फंक्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, कोशिश यही होती है कि टाइम बाउंड और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर्स के अंदर हम कहीं ना कहीं अपनी सड़कों को अच्छे से बना पाएं, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमिक वेलबींग के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाएं। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें देखने थे। कल मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था आपको, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो मैंने क्लास में समझा ही दिया था कल। यहाँ क्या कह रहा है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लाइन 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, पार्लियामेंट बिल्कुल प्लेस कर सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर दूसरा स्टेटमेंट था कि वैलिडिटी ऑफ अ लॉ placed in 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it। देखो क्लियरली मैंने स्पेसिफाई कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट इसके अगेंस्ट बोल चुका है कि बिल्कुल उसके अगेंस्ट जजमेंट दी जा सकती है, वो एग्जामिन कर सकता है कोर्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली। गेटिंग द पॉइंट। अब देखो आज जो हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस में आपसे 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा हूँ। इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे उनका क्विकली मैं आपको एक बार आंसर बता देता हूँ। पहला है वीट। क्या वीट एक राबी क्रॉप है जो कि अक्टूबर से दिसंबर के टाइम में सो की जाती है? बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, कल हमने वीट का पूरा प्रोसेस समझा था। दूसरा, जो ये स्कीम है PTPNER, प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन, क्या एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? द आंसर इज फॉल्स। ये क्या थी, एक सेंटर सेक्टर स्कीम थी। जितना भी सारा पैसा आ रहा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आ रहा था। नोडल मिनिस्ट्री यहाँ पे हमें जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स देखने को मिल जाएगी। फोकस यही था कि कहीं ना कहीं जो हमारे ट्राइबल आर्टिसंस है उनको प्रॉपर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिल पाए एंड इनकी जो लॉजिस्टिक्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, वो सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर हम अच्छे से वर्क कर पाए। तीसरा स्टेटमेंट, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो फॉर्म की गई थी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट के अंतर्गत? बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, ये थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है बल्कि यूपीएससी का। चौथे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, संगठन से समृद्धि। क्या यहाँ पे फोकस है कि जितने हमारे एलिजिबल रूरल वुमेन है उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के होल्ड में लेके आए? तो ये बात भी बिल्कुल ट्रू है, कल हमने इसको भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को काफी डिटेल में जान लिया था। पांचवा स्टेटमेंट हमारा, 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कोई कोर्ट इसको एग्जामिन नहीं कर सकता एंड कोई जजमेंट इसके अगेंस्ट नहीं करी जा सकती? ये तो फॉल्स है, तो अभी अभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा है, ठीक है। तो इसी तरह से इन 5 क्वेश्चन का आंसर, साथ में वाइकॉम सत्याग्रह के बारे में आप मुझे सबके सब लोग कमेंट्स में बताओगे, ठीक है ना। बहुत कम लोग आजकल कमेंट्स कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप इसके रिगार्डिंग मुझे बताइए वाइकॉम सत्याग्रह के बारे में, क्योंकि आने वाले प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम वीकेंड पर आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपका कोई और प्लान नहीं है तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को थोड़ा रिवाइज कीजिए 1905 से 1947 को, तो डेफिनेटली अच्छे से रिवाइज कीजिए क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स पे जाके इसकी पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।